आप सुन रहे हैं स्टेटस ऑफ स्टेट्स। इस कार्यक्रम के जरिए हम भारत के अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हैं और स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य से जुड़ी नीति, कार्यक्रमों और जमीनी वास्तविकताओं को बारीकी से देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ राज्यों की जिम्मेदारी है। जुड़िए इस कार्यक्रम से हैं जहां हम विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों से स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों, चुनौतियों और समाधानों के बारे में बात करते हैं। ये कार्यक्रम पुणे में स्थित इंडियन लॉ सोसाइटी के सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी लॉ एंड पॉलिसी द्वारा लाया जा रहा है। मैं हूं अदिति, इस एपिसोड के लिए आपकी होस्ट। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। इस एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। हमें खुशी है कि इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सुनीता। वे पिछले 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक संस्था सहयोग के साथ सघन रूप से महिलाओं और युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के मुद्दों पर काम कर रही हैं। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य नेटवर्क्स के साथ भी वे जुड़ी हुई हैं। सुनीता प्रशिक्षण और कार्यशालाओं यानी कि ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स के जरिए महिलाओं और युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उनके मानव अधिकारों को बढ़ावा देती हैं। समुदायों को स्वयं पैरवी करने के लिए तैयार करना, सामुदायिक लीडरशिप और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में भी वे शामिल हैं। सुनीता, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारी इस बातचीत की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ ये जानने से कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कैसी दिखाई देती है, और इसमें हम सिर्फ अस्पताल या इलाज की ही नहीं बल्कि सामाजिक निर्धारक जैसे कि शिक्षा, पोषण, लिंग, समाज में लोगों की स्थिति जैसी चीजों को भी शामिल करते हैं। शुक्रिया अदिति। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपने पूछा है कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, इसमें अस्पताल और जो सुविधाएं हैं, इलाज हैं, उसकी तो बात हम जरूर करेंगे, लेकिन बिल्कुल ये शिक्षा, पोषण, लिंग, हम कहते हैं सामाजिक निर्धारक होते हैं जो स्वास्थ्य को पूरा बनाते हैं। बहुत इनका एक मायने है, क्योंकि यहाँ पे एक जो जातिगत ढांचा है कहीं ना कहीं वो पूरे भारत में है, लेकिन हम जब यूपी की बात कर रहे हैं तो अपने राज्य की बात करेंगे। और पोषण की स्थिति में भी हम देखें तो कहीं ना कहीं या हमारा जो राज्य है वो थोड़ा नीचे आता है। तो शिक्षा में हम स्कूली शिक्षा या अन्य तरह की शिक्षा की जब हम बात करते हैं या देखते हैं तो ये तीनों चारों चीजें जो है मिलकर के हम एक बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ राज्य को हम देख पाते हैं। तो काफी ये देखने को मिलता है कि एक लैंगिक जो गैर बराबरी है और जातीय गैर बराबरी है वो बहुत दिखती है। हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, अगर हम फील्ड में जाते हैं और ये भी देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति से जो लोग हैं अगर वो अस्पताल में जाते हैं तो उनको चेयर पे बिठाने के बाद दूर से देखते हैं, उनको अगर टच करके देखना है तो नहीं देखते हैं। दवा भले उनको बेहतर मिल जाए, लेकिन जो उनकी डिग्निटी की बात है और जो उनकी सम्मान की बात है वो कहीं ना कहीं नहीं रहती है। तो लोग धीरे धीरे सोचते हैं कि हम अब इस अस्पताल में नहीं जाएंगे या अब हम उस अस्पताल में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखती हैं। शुक्रिया सुनीता, ये जो आपने किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में बताया। अगर हम स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बात करें, जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, कितने पैमाने पे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गाँव के लेवल पे, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं हमें। तो मैं एक तो उदाहरण भी आपको दूंगी इसमें। कुछ जिलों की अगर हम बात करें, हम क्योंकि सहयोग ने वहाँ पे काम किया है और हमने देखा है कि जब हम प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम लेबर रूम में जाते हैं, डिलीवरी का जब समय होता है तो किस तरह से जो व्यवहार होता है। तो एक हमारे पास एक केस था जिसको हमने काफी फॉलो भी किया। उसके एडवोकेसी के लिए हमारा जो वुमेन्स ग्रुप है और वहाँ के जो सामाजिक संगठन है उनमें काफी एक प्रेशर ग्रुप की तरह उन्होंने बातचीत किया था, काम किया था कि जब रात के 12 बजे अगर किसी को डिलीवरी के लिए जाना होगा तो उनके लिए किस तरह का अरेंजमेंट है। और वहाँ पे पीएचसी और सीएचसी पे के जो स्टाफ हैं वो गालियाँ देकर बात करती हैं। तो हमारा जो एक मुजफ्फरनगर में पीएचसी है वहाँ पे ऐसे ही एक केस हुआ था और रात के 12 बजे उन्होंने बहुत गाली गलौज किया कि हमारी नींद खराब कर दी है, ऐसे टाइम आ जाते हैं। और बहुत मुश्किल से वो प्रेग्नेंट औरत थी, उसको वो लेबर रूम में लेकर के गए और गंदी बातें कर रहे थे। फिर जब उनके साथ में कंपेनियन के रूप में माँ अंदर गए उनकी, तो उनको बाहर भगा दिया गया और उन्होंने देखा कि डिलीवरी टेबल पर लिटाने के बाद उसके पैर बांध दिए थे और उसके बाद बहुत फोर्स डिलीवरी कराई फोर्सफुली और बच्चे की डेथ हो गई। और उन्होंने कुछ बताया नहीं, दूसरे टेबल पे बच्चे को छोड़ के और वो खुद चली गई।
लोगों को भी पता नहीं कि हुआ क्या है अंदर। ये दिखता है कि हम किस तरह से किसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या वहाँ पे अगर एक अपर कास्ट का होता या बहुत एजुकेटेड होता तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता, ये एक बड़ा सवाल है। काफी इसमें बात हुआ, काफी लोगों ने कोशिश किया, एक कमेटी गठन हुआ और उसके बाद उस नर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ये भी था कि फिर वहाँ पे एक ऑर्डर निकाल दिया गया कि 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई डिलीवरीज नहीं होंगी। तो ये और लोगों को भी असर जाएगा कि अब 8 बजे के बाद अगर किसी को जाना है तो हम कहाँ जाएं, या तो प्राइवेट में जाएंगे या हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो वो डिस्टेंस कितना है, तो हम अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो कैसे फॉलो होंगे, बहुत आता है, निकल के दिखता है। कोविड में अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे केसेस दिखे जहाँ पे हम धर्म, जाति और जेंडर को देख करके उनके साथ भेदभाव हुए। किसी को डिस्ट्रिक्ट में जाना था क्योंकि उस वक्त ये था कि लॉकडाउन है, नहीं जा सकते, एम्बुलेंस को भी पास नहीं दिया जा रहा था, पूरा चेकिंग के नाम पे एम्बुलेंस को रोक दिया गया और वहाँ पे पहुंचे भी नहीं थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और बच्चे की डेथ हो गई। कोई कंपनसेशन नहीं और एम्बुलेंस वहीं पे उतार के वो वापस चली गई, फिर से उनको पैसा लगा करके वापस अपने घर तक आना पड़ा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कैसे हम उसको देखेंगे। जब बात करते हैं सिस्टम की तो कहीं ना कहीं एक एथिक्स वाली चीजों को भी शामिल होने की जरूरत है। कैसे थोड़ा ह्यूमैनिटी आए और इन चीजों को जो इग्नोर कर दिया जाता है या गैर बराबरी देखी जाती है कास्ट और क्लास और शिक्षा के स्तर पे, तो उनको हम दूर करने की बात कैसे देख सकते हैं। और इससे बहुत प्रभावित होती है जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की बात अगर हम करें। ये एक बड़ा गैप दिखता है क्योंकि जब हम इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग दूर हो जाते हैं। अब उस अस्पताल में मरने के लिए नहीं जाना है, हम कहीं और चले जाएंगे या प्राइवेट में चले जाएंगे। प्राइवेट में कास्ट का, क्लास का भेदभाव नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ पे वो एक मोटी रकम दे करके इलाज करते हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ पे कम से कम हमें ठीक से देखा तो जाएगा, हम पैसे दे रहे हैं, हमारे इंसल्ट तो नहीं होगी, हमारे एक जो सम्मान है वो तो बना रहेगा। तो जब हम पहुंच की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, डायमेंशंस हैं, ये बहुत दूरी कर देते हैं एक तरह के समुदाय के लिए, जिनको हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या जिनको हम हाशिए पर रहने वाले समुदाय को कहते हैं। किसी भी कारण से वो हाशिए पर हैं, चाहे शिक्षा से, चाहे लैंगिक असमानता से, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसा आपने बताया सुनीता कि कैसे समाज के कुछ वर्गों से जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच बहुत अलग तरीके से मिलती है, या अगर मिलती भी है तो डिग्निटी के साथ या रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से फिर उन्हें सरकारी सेवाओं को छोड़ के शायद निजी सेवाओं के पास जाना पड़ता है, जहाँ भले ही खर्चा ज्यादा हो जाए लेकिन कम से कम ट्रीटमेंट उन्हें कुछ बेहतर तरीके से मिल पाता होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश की गिनती ऐसे राज्यों में होती थी पहले जिन्हें बीमारू राज्य या स्वास्थ्य के स्तर से देखा जाए तो काफी लो जिन राज्यों का परफॉर्मेंस रहा था उसमें होती थी। तो अगर आज की तारीख में देखा जाए तो क्या ये स्थिति कायम है या इसमें कुछ बदलाव देखा गया है? अगर थोड़ा सा इसमें अगर आप देखेंगे, ग्राउंड पे बहुत अलग पिक्चर दिखती है जमीनी स्तर पे, और अगर हम डेटा देखेंगे या हम जो पॉलिसीज देखेंगे या जो भी रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें हमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया गया है, बहुत कोशिशें हुई हैं कि वो बीमारू राज्य से बाहर वाले स्टेट में देखा जाए उत्तर प्रदेश को और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो। लेकिन स्वास्थ्य के अगर नजरिए से देखें तो एक तो यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे भारत में और आर्थिक संसाधन की कमी है, तो शायद वो जो चीजें सोची जाती हैं या प्लानिंग में होती हैं वो जमीन तक इम्प्लीमेंटेशन के उसमें नहीं जाती हैं। इस वजह से बहुत अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी अगर आप रिपोर्ट्स में देखेंगे और सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो देखेंगे, और फिर अब हम जमीन पे देखेंगे तो बहुत अंतर दिखता है कि अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की पहुंच नहीं है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा है वहां तक सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं, बहुत कमी दिखती है। कई सारे नए प्रयास हुए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन जब तक जो प्रयास हुए हैं एक लेवल पर, दूसरा स्तर नहीं कंप्लीट होगा वो किसी काम के लिए नहीं शायद आएगा। ऐसा देखा गया है कि एक स्तर तो आपने कंप्लीट कर लिया और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा स्तर है, मानव संसाधन नहीं है वहां पे, तो कैसे हम उसको देखेंगे। तो अगर अभी हम ये देखें कि 2022 में जो हमारे एएनएम हैं, हेल्थ वर्कर हैं रूरल एरिया में, उनका जो शॉर्टफॉल है वो 2288 था, जबकि रिक्वायर्ड था 23,700 और सैंक्शन था 28,000। तो आप देखेंगे कि सैंक्शन ज्यादा नंबर है
लेकिन फिर भी इन पोजीशन और वैकेंट का अलग अलग नंबर दिखेगा। वैकेंट पोजीशन तब तक की 7,036 थी। तो ये दिखता है कि इतना शॉर्टफॉल है, जिनको हम सबसे जमीनी स्तर का जो हेल्थ वर्कर मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो उनसे ही जुड़ाव होता है उनका, वहीं पे इतना शॉर्टफॉल है। तो एक के ऊपर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोड होगा, ज़्यादा बर्डन होगा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बेहतर ढांचा हुआ है। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। और अगर हम डॉक्टर्स का देखें पीएचसी में, तो 2022 का ही मैं बताऊंगी कि जो सैंक्शन और रिक्वायर्ड पोजीशन थी उनमें काफ़ी डिफरेंस था और उसमें भी शॉर्टफॉल था। कोशिश की जा रही है कि वो शॉर्टफॉल को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो उसके भी कई अलग अलग कारण हैं। शायद जो पॉलिसीज और जो गाइडलाइंस बन रही हैं वो असरकारक नहीं है, या और भी कारण हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स की भी भारी कमी है अभी पीएचसी में, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो। जी, आपने जो संसाधनों की बुनियादी बात उठाई है, मुझे लगता है कि वो ही सबसे बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से जो सिस्टम खड़े हैं भी, वो क्यों पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे, या क्यों पूरी तरीके से उनकी पहुंच नहीं बन पा रही है लोगों तक। संसाधनों में देखा जाए तो एक तो आपने जो बड़ा मुद्दा उठाया वो है लोगों का। जब स्टाफ ही नहीं होगा, डॉक्टर्स नर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं ली जाएंगी, एएनएम का रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। पर संसाधनों का दूसरा एक बड़ा पहलू है हेल्थ बजट, यानी कि राज्य सरकार कितना पैसा लगाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग स्कीम्स में तैयार है। हेल्थ बजट की किस तरीके की स्थिति अभी दिखाई दी है यूपी में पिछले कुछ सालों में, और किन प्रायोरिटीज की तरफ ये बजट लगाया जा रहा है? तो मैं संसाधन वाले बिंदु में एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी ढांचा बहुत ठीक नहीं है, बहुत टूटा हुआ बिखरा हुआ दिखता है, और हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करते हैं तो वो बहुत ही दूर की बात है। तो हम 2022 का ही डेटा हम देख रहे थे कि जब हमारे पास में जो सैंक्शन पोस्ट थी 2,946 और वैकेंट थी 2028 और शॉर्टफॉल है 2,398, तो अब सोचिए कि कितना शॉर्टफॉल है। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ही नहीं हमारे पास में सार्वजनिक क्षेत्र में, एकदम ना के बराबर हैं। तो प्रयास करने के बावजूद भी वो कमी या जो दूरी है वो पूरी फुलफिल नहीं हो पा रही है आज के समय में भी। तो एक भी बड़ा गैप है जिसकी वजह से कि लोग प्राइवेट में चले जाते हैं, और जो सेक्टर है जहाँ पे हमारा सरकारी अस्पताल है आसपास के लोग, वहाँ पे वो धीरे धीरे वहाँ की संख्या दूसरे जगह पे जाने लगती है, जहाँ पे आसपास जो भी क्लिनिक्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका एक बढ़ता हुआ स्वरूप हमको दिखने लगता है। तो दूसरा जो आपने सवाल पूछा था बजट वाला, मतलब महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हम जब देखते हैं कि एवरी ईयर हमें दिखता है कि काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बजट बहुत बढ़ा है, बहुत न्यूज़ में भी बहुत आता है, लोग बातें भी करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डेटा आपको बताऊंगी। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का फैमिली वेलफेयर का मैं बजट के बारे में बात करूंगी। 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था वो था 18,605.67 करोड़, ये एस्टिमेट था। फिर 6 महीने बाद ये रिवाइज हुआ तो 15,743.6 करोड़ हुआ। और जब हम 23-24 का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम देखते हैं तो ये केवल 8,205 रह गया। तो आप इसको देखें कि 18,605 से 8,205 तक ये सिमट गया खर्चा। इसको किसने देखा 8,205 को? फिर हम 2024 और 25 में अगर हम देखें तो जो बजट एस्टिमेट था 13,190.72 करोड़। जब इसका रिवाइज आया तो 11,875। इसका एक्चुअल अभी नहीं आया है, शायद अगले 3-4 महीनों में ये हमें दिखेगा। लेकिन अगर इन दोनों को भी देखें, बजट एस्टिमेट और बजट रिवाइज में, तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। एंड इस साल का 2025 और 26 का बजट एस्टिमेट है 16,354, मतलब 16,354.9 करोड़। तो ये हमारा एस्टिमेट है इस साल का। और अगर हम इसे 2023-24 से हम 25-26 में हम कंपेयर करें तो हमको दिखता है कितना डिक्लाइन हुआ है। ये बजट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो ये आम पब्लिक कैसे इसको देखती है, आम पब्लिक के पास तक क्या ये अवेयरनेस होती है? नहीं होती है। तो हमको तो वही दिख रहा है जो हम बाहरी दुनिया में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो नॉर्मली जब आप बात करेंगे तो लोगों से यही आएगा, नहीं पैसा है, बजट तो बहुत बढ़ता है, इस साल काफ़ी बजट है,
तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है जो बजट, और हमें पता है कि पिछले 4 सालों से बीमारियां तरह तरह की बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो बजट भी बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि बजट लगातार कम हो रहा है। और फैमिली वेलफेयर में हमारे सारे वो सर्विसेज आती हैं, नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़ी हुई सारी सर्विसेज, संसाधन, मानव संसाधन सर्विस, जो डिलीवरी है वो सारे, आशा, एएनएम, डॉक्टर्स। तो कैसे हम देखेंगे कि जब बजट ही कम होता जा रहा है तो हम बाकी चीज़ों का एक बेहतर ढांचा, बेहतर सर्विस डिलीवरी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम नहीं सोच पाएंगे और नहीं हो पाएगा। उसी लेवल पे, उसी स्तर पे ये कम होता जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार ये काफी कम है, और आवश्यकता के अनुसार अगर हम इसे बढ़ाएंगे और महंगाई दर को जोड़ेंगे तो ये और ज्यादा होना चाहिए था। 23-24 से अगर हम 3 साल को देखें तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कितना बढ़ाना चाहिए और कितना बढ़ेगा। तो ये हमको दिखाता है कि ये बजट लगातार कम हो रहा है। और ये बजट है भी तो ये कहाँ खर्च हो रहा है। आपका जो सवाल था ये भी बहुत वाजिब है। क्या हम केवल इसे कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं या सेवाओं में खर्च कर रहे हैं, क्या दवाइयों में हम खर्च कर रहे हैं, या हम मानव संसाधन को हम अपॉइंट कर रहे हैं? तो वहाँ पे थोड़ा सा ये गौर करने की बात है, ये खर्चा कहाँ हो रहा है। 3-4 साल पहले का एक डेटा है, जब हमने कुछ जिलों में एक काम किया था और हमने देखा था कि 3 जिलों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो आज के तारीख में उसे हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जानते हैं, उसमें 90% से ऊपर, 92 to 99% पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खर्चा हुआ था। हम ये नहीं कहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सर्विसेज कहाँ हैं? क्या लोगों को उस 2 साल में दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी होगी, लैब टेक्नीशियन की जरूरत नहीं होगी, या ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं होगी? तो वहां पे देखने की जरूरत है कि कहाँ खर्चा हो रहा है। अगर उस नजरिए से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बजट है, कम है तो कहाँ खर्चा हो रहा है, जरूरत कितनी है, किस तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा है नहीं। इसलिए बजट वाला तो जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुनीता, आपने जो कमियां गिनवाई हैं, स्टाफ के अपॉइंटमेंट में कमियां जो दिखाई दी हैं कि कितना सैंक्शन नंबर था, कितनी वैकेंसी निकली और कितने लोग एम्प्लॉयड थे, और दूसरा बजट का एस्टिमेट कितना लगाया गया, रिवाइज करके उसे कितना कम कर दिया गया, और जो खर्चा हुआ जमीन पे वो तो और ही कितना कम हुआ। तो जो हमें गैप दिखाई दे रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के नज़रिए से भी और हेल्थ बजट के नज़रिए से भी, इन गैप्स के पीछे आपके अनुभव में आपको क्या कारण दिखाई देते हैं? क्या ये सरकार की तरफ से नज़रअंदाजी दिखाई देती है किसी तरीके की? क्या ये पॉलिसी लेवल पे कोई गैप दिखाई देता है? क्या पब्लिक की तरफ से स्वास्थ्य को इतना ज़रूरी मुद्दा नहीं माना जाता कि सरकार उस पर इतना ध्यान दे? आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? मुझे लगता है कि कई सारे कारण हो सकते हैं। नज़रअंदाजगी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शायद पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा पा रहा है। और अगर ये प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा तो शायद ये ऐसे ही ढांचा बना रहेगा, कमी बनी रहेगी ह्यूमन रिसोर्स की या अलग अलग तरीकों की चीज़ों की, जो हमारे स्वास्थ्य के ढांचे को और कमज़ोर बना सकता है। थोड़ा जनता को भी जागरूक करने की इसलिए भी ज़रूरत होती है कि अगर हमें सर्विस नहीं मिल रही है तो हम चाहते हैं कि हम कहीं से भी हमें जल्दी सर्विस मिले और हम प्राइवेट में या निजी में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमें जब वहाँ पैसा खर्चा करते हैं तो हमें वहाँ थोड़ी बेहतर सेवाएं और जल्दी सेवाएं मिल जाती हैं। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे पास बजट कम है तो हमारे पास स्ट्रक्चर भी कम है। कुछ फिक्स पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होता है, कुछ फिक्स पॉपुलेशन पे एक सीएचसी होता है, और अगर हम उसको आज के टाइम में देखें तो वो ओवरबर्डन है। तो क्या हम उनको और बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए हमें बजट चाहिए। वो कैलकुलेशन शायद उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ गैप है जो पॉलिसी बनी है उनमें, या उनको क्रियान्वयन करने में गैप को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक है जो ये नहीं कर रहा है या कोई एक है जो ये करना चाह रहा है। ये हर तरफ से कुछ ना कुछ गैप है, और जाहिर सी बात है ये गैप भरने के बाद तो हम सरकार से ही कर सकते हैं कि भाई इसको ऐसे किया जा सकता है, उनको कुछ सुझाव दिया जा सकता है। कुछ नेटवर्क के दौरान ये समुदाय से कुछ मांगे निकलें और वो सीधे तौर पे जाए सरकार के पास तक, क्योंकि वो भी मांगते हैं कि आप सुझाव दें। तो शायद इन कमियों को कम करने की दिशा में भी कुछ काम हो सकते हैं। तो कमियां तो हैं, कुछ अलग अलग स्तर पे हैं। शायद बेहतर क्रियान्वयन में नहीं है, पॉलिसी अच्छी है
तो वो गैप है। क्रियान्वयन करने की प्रयास भी किया जाएगा तो रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में ही अटक के रह जाती हैं, क्योंकि समुदाय तक जमीनी स्तर पर ले कैसे जाएं, उस तरह के वो प्लान नहीं बन पा रहे हैं। तो इस तरह की कमियां देखने को मिलती। अगर सुनीता हम यूपी में चल रही कुछ योजनाओं की तरफ देखें, एक हमारी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है जो कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जैसी ही है स्टेट लेवल पर। राज्य सरकार ने इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए भी कई खास योजनाएं बनाई हैं स्वास्थ्य को लेकर। क्या आम लोगों तक ये योजनाएं पहुंच पा रही हैं और क्या इनके लाभ ले पा रहे हैं? अगर हम सार्वजनिक सिस्टम देखें या प्राइवेट सिस्टम देखें तो उनकी पहुंच तो अलग अलग तरीकों से काफी सीमित हो जाती है, पर क्या इन योजनाओं के चलते पहुंच में कुछ सुधार दिखा है या कुछ लाभ दिखाई दिया है आपको जमीनी स्तर पर? तो जाहिर सी बात है काफी अच्छी योजनाएं बनी हैं और लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे दिखता है कि कुछ गैप्स भी रहे हैं जानकारी के स्तर पे, पहुंच के स्तर पे, जिससे जिनको लाभ मिलना चाहिए वो रह भी जाते हैं। जब आयुष्मान भारत 2018 में शुरुआत हुई थी तो काफी इसका प्रचार हुआ था कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो महंगे इलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे कि वो कर्ज लेते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और वो कहीं ना कहीं उस वजह से वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो ये एक कहा जाता है कि एक महत्वाकांक्षी स्कीम थी कि जिससे सरकार का सोचना था कि जो गरीब लोग हैं वो इससे उबर सकेंगे, इन खर्चों से बाहर आ सकेंगे। तो 5 लाख का बीमा योजना एक पार्ट ये था आयुष्मान भारत में। दूसरा पार्ट ये था कि कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर की बात करेंगे थी, प्राइमरी हेल्थ केयर की। 2020 में अगर हम देखें कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है PMJY, उसके लिए 64 करोड़ का आवंटन किया गया था, और जबकि जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके लिए सिर्फ 16 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। एक ये गैप जो है ये भी दिखता है कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को अपडेट करने के लिए या मजबूत करने के लिए कितना हम प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम किसी योजना की भी बात करते हैं उसको देखने की उस वक्त जरूरत है कि वो योजना किसके लिए लाभदायक है। PMJY से जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ गरीब समुदाय में उनको काफी लाभ मिला कि वो उसके पात्र बनेंगे, लेकिन ये गैप इतना बीच में रहा कि उन तक ये खबर कैसे पहुंचेगी कि वो उसके पात्र हैं। जो बजट है प्रचार प्रसार के लिए जो पैसा है उसका कैसे उसको फैलाया जाए, उसके लोग उसके बारे में जाने और जो पात्र हैं उसको वो मिल सके उनको वो सर्विसेज। तो वहाँ पे एक बहुत गैप था। अब लोगों ने देखा कि 1 साल 2 साल तक लोगों को ये समझने में निकल गया कि क्या हम इसके पात्र हैं, मेरा कार्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है, कौन बताएगा उनको, कैसे पता चलेगा उनको। इसके लिए उनके काफी पैसे भी खर्चे हुए। ये कौन बताएगा, जन सुविधा केंद्र में जाएंगे वहां पे वो पैसे देंगे पता चलेगा। इतना जो था मिसकम्युनिकेशन हुआ और बीच में एक खाई जैसी थी कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कहाँ होगा, और फिर ये भी होने लगा जो सामने वाले बता रहे हैं क्या वो सही हमको बता रहे हैं। तो ये बहुत नजर आया उस दरमियान, और ये एक अच्छा पहल तो जरूर है, लेकिन अगर हम उसको देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ भर्ती मरीजों पे फोकस हो गया, OPD के लिए जो बाहरों के मरीज हैं उनके लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो और खर्चे की बात देखें तो सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो OPD में ज्यादा आता है, कई आंकड़े इसको ये भी बताते हैं। और इसी में महिलाओं और बच्चों को भी इस योजना में शामिल रखा गया। लेकिन अगर हम फोकस देखें कि सरकार की तरफ से कुछ और योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए हैं, तो किशोर और किशोरियों के लिए राज्य में एक सेंट्रल प्रोग्राम है RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, जिसमें 11 से 19 वर्ष के लड़के लड़कियां शामिल हैं। तो ये प्रोग्राम फोकस उनके पूरे कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की बात करी गई है उसमें, कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की बात भी इसमें लाया गया है। अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे इसको स्कूल केंद्रित कर दे रहे हैं, और जो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं वो वहाँ स्कूल के साथ उनको कैसे सर्विसेज मिलेंगे। लेकिन ये भी है, क्योंकि मैं गैप की बात बार बार इसलिए करती हूँ कि अवेयरनेस भी नहीं होती है लोगों को, तो वो सर्विसेज का लाभ ले नहीं पाते हैं। कौन सा स्कूल इसके अंदर आता है, कौन से टीचर है जिनका ट्रेनिंग हो चुका है, ये बहुत आसानी से पता नहीं चल पाता है। सहयोग ने 2024 में रिसेंटली ही एक ऑब्जर्वेशन किया था अपने अपने एरिया में कि जो RKSK की सर्विसेज है वो हमारे क्षेत्र में कैसी हैं, क्या लड़कियां और उनकी मम्मी पेरेंट्स उनके बारे में जानते हैं, तो जानते हैं तो कितनी पहुंच है वहां तक। हम लोगों को उसमें दिखा कि बहुत
ना के बराबर जानकारी थी। पेरेंट्स तो बहुत ही कम जानते थे। जो समूह से, ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे, उनकी जानकारी फिर भी थी, और जिस ग्रुप से जुड़े हुए लोग नहीं थे उनकी जानकारी तो 20% से भी कम लोगों की थी। और साथिया केंद्र भी बना हुआ है जहाँ पे एडोलसेंट लड़कियां जाकर अपने पर्सनल बातें शेयर कर सकती हैं, कुछ मुश्किलें हैं उसके बारे में बात कर सकती हैं, वहाँ उनकी काउंसलिंग की जरूरत है तो वो हो सकती है। तो साथिया केंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल लखनऊ, क्योंकि यहाँ पे शहर है और यहाँ पे सबसे बड़ा साथिया केंद्र है स्टेट का, तो यहाँ पे कुछ लोगों को उसके बारे में पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था। इसमें काफी, क्योंकि उनकी फिजिकल हेल्थ की भी बात की गई है, किशोरियों को आयरन की टैबलेट और सैनिटरी पैड देने की भी बात है कि उनको दिए जाएंगे। तो हमने 7 जिलों में ये काम किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, तो हमने देखा कि 40 to 45% ही लोगों को ये सर्विसेज मिली हैं और बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि ये मिलती भी है। ऐसी सर्विसेज हम लोग को फ्री है। जो काउंसलर है उनकी विजिट भी फील्ड में होना है अपने अपने एरिया में, तो उसके बारे में तो 93% लोगों को कुछ भी नहीं पता था। तो ये हम देख रहे थे कि एक बहुत अच्छा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है और इसकी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, ये भी नहीं मालूम है लोगों को, जिसकी वजह से लोग शायद उन सर्विसेज को ले नहीं पाते हैं या स्कूल जाते हुए भी उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। एक ये भी है कि स्कूल केंद्रित करने से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनसे वो अलग होते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा गैप इस नज़र से मुझे दिखता है कि अगर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो वो सर्विसेज अच्छी होते हुए भी लोग उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो स्कूल जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। और टीचर्स कैसे इस चीज को लेते हैं, ट्रेनिंग्स होने के बाद भी कैसे सर्विस डिलीवरी करते हैं बच्चों के साथ में, वो भी एक थोड़ा सा देखने का विषय है। दूसरा कार्यक्रम देखें तो RBS के हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो बच्चों के लिए केंद्रित है और ये भी 0 से 18 साल तक बच्चों के लिए है, जिसमें कुछ खास बिंदु रखे गए हैं कि जो जन्मजात बीमारियां हैं या उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, तो उस पर फोकस किया गया है कि कैसे उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए, बच्चों की लाइफ को, और वो आगे समाज में और अपने लिए आगे बेहतर भविष्य देख पाए। इसमें कन्वर्जेंस भी है आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट के साथ, स्कूलों के साथ, प्राइमरी स्कूलों के साथ किया गया है कन्वर्जेंस, और इसके लिए सभी जिलों में एक फोकस पर्सन भी रखा गया है कि ये इस पूरे प्रोग्राम को कैसे फैसिलिटेट करे। तो इस तरह ये कार्यक्रम है। महिलाओं के लिए तो कई अलग अलग मैटरनल हेल्थ से जुड़े हुए स्कीम है, किशोरियों के लिए और बच्चों के लिए ये 2 फोकस प्रोग्राम स्टेट में है। जी शुक्रिया सुनीता, इतनी विस्तार से किस तरीके से जमीनी स्तर पे कई प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं वो बताने के लिए। इनसे जुड़े मेरे कुछ सवाल थे। एक तो ये जो RKS के प्रोग्राम के बारे में आपने बताया, अगर आप थोड़ा वर्णन कर सके कि इसके अंतर्गत, एक आपने बताया काउंसलिंग सर्विस अवेलेबल है या पीरियड हेल्थ से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, उसके अलावा जो किशोरियों से जुड़ी योजना है, इनके अंतर्गत कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें ऑन पेपर मिली जानी चाहिए, जो सेवाएं इन स्कीम्स के अंतर्गत प्रॉमिस करी गई है पब्लिक को, इन सेवाओं के बारे में अगर आप थोड़ा बता सके और किस हद तक ये मिल पा रही हैं लोगों। क्योंकि मैंने बताया कि जो RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो स्कूल केंद्रित अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें कई सर्विसेज हैं। एक तो विप्स प्रोग्राम है। विप्स प्रोग्राम का है कि एनीमिया स्क्रीनिंग करना है बच्चों का और आयरन टैबलेट देना है। ये पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, ये रेगुलर करना है। बट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि आयरन की टैबलेट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो नहीं मिलती, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट में रेगुलरली उनको मिलती है। तो ये एक अच्छा है कि उनकी अभी से ही आयरन की स्क्रीनिंग होना, एनीमिया की स्क्रीनिंग होना, और उनको जो हमारे एडोलसेंट एज है उसमें उनको आयरन की कमी ना हो, जिसके लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। एंड जो मैटरनल हेल्थ सर्विसेज की आपने बात करी है इसमें, तो मैटरनल हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ अवेयरनेस भी है कंट्रासेप्शन को लेकर के, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो एक एज है जिसमें लोगों को कंट्रासेप्शन की नॉलेज की जरूरत होती है और हो सकता है उनको वैसे भी जरूरत पड़े। तो ये भी है कि उनको काउंसलिंग के दरमियान, अवेयरनेस के दरमियान उनकी कुछ मीटिंग्स हो जहाँ पे हमें इसके बारे में बताना चाहिए। ये प्रोग्राम में है, तो ये भी एक सर्विस है कि उनको अवेयरनेस मिले, और अगर जरूरत है तो कंट्रासेप्शन की सर्विसेज भी उनको दी जानी चाहिए। जहाँ पे सहयोग का काम है जिन जिलों में, वहाँ पे हम उनके साथ बातचीत करते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स में हम लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सेशंस हम इस तरह के कर लेते हैं जहाँ पे हम उस ग्रुप को हम ये सर्विसेज या ये अवेयरनेस दे पाए, थोड़ा ट्रेनिंग कर पाए।
दूसरा काउंसलिंग के लिए तो जो उनके काउंसलर हैं उनके साथ ही थोड़ा बातचीत करके विजिट कराते हैं, ग्रुप में भी विजिट कराते हैं, और अगर किसी को इंडिविजुअल भी ज़रूरत है तो वो भी हम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे काम है वहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो पाता है, जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही कम अवेयरनेस की वजह से लोग पहुँच नहीं पाते हैं ये काउंसलिंग सर्विसेज के लिए। क्योंकि काउंसलिंग सर्विसेज की जैसे ही हम बात करते हैं तो लोग थोड़ा इसे एक अलग नज़रिए से भी देख, काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है ये, तो वो नज़रिया भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये काउंसलिंग को लेके एक नजरिया बन जाता है। ये अक्सर काफी जो थोड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य या फिर लड़कियों के स्वास्थ्य, माहवारी से रिलेटेड या कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड जो कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सेंसिटिव तरीके से देखा जाता है, उनमें मुझे लगता है कि अवेयरनेस फैलाना काफी जरूरी है, लेकिन काफी पेचीदा भी होता होगा, क्योंकि पब्लिक ही खुलकर जब इन मुद्दों के बारे में सवाल जवाब नहीं कर पाती है तो उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना पब्लिक तक और भी मुश्किल होगा। जो आपने पीएमजेवाई से रिलेटेड और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से रिलेटेड बताया था कि काफी लोग इनका लाभ ले पाते हैं, हालांकि सिर्फ आईपीडी सर्विसेज को लेके, लेकिन लोग हॉस्पिटल तक पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अब एक उनको 5 लाख तक का बीमा का कवर मिल चुका है। हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है इस मामले में? जैसे हमने काफी राज्यों में देखा है, कई बार जहाँ पे सरकार की तरफ से क्लेम्स का पेमेंट सही समय पे नहीं हो पाता है या काफी ड्यू रह जाता है पेमेंट, तो कई सारे निजी अस्पताल खासकर जो इस स्कीम से जुड़े हुए हैं वो अपने आप को डी रजिस्टर कर लेते हैं। तो जब पेशेंट वहां जाते हैं ये सोचकर कि हमें योजना के अंतर्गत यहाँ कवर मिलेगा, वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि अरे ये हॉस्पिटल अब लिस्ट में नहीं है और अभी हाँ वो सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। तो यूपी में हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन की कैसी स्थिति दिखाई देती है? जो पीएमजेवाई के तहत जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, जो परिस्थिति है वो यह है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल डी रजिस्टर होते भी हैं और कुछ कुछ हॉस्पिटल को गवर्नमेंट के द्वारा भी डी रजिस्टर किया जाता है, कुछ कुछ अलग अलग मानक के आधार पे। लेकिन अगर हम ये देखें कि पैसा टाइम से उन्हें नहीं मिलता है तो वो डी रजिस्टर कर लेते हैं, और वो डी रजिस्टर नहीं भी करते हैं तो भी वो पेशेंट को नहीं एडमिट करते हैं इस कार्ड के अंतर्गत। अगर कोई पेशेंट जाता है तो वो कहते हैं कि हम उस कार्ड के उसमें आपको नहीं रजिस्टर करेंगे, आप विदाउट कार्ड वाले उसमें आएंगे तो हम आपको ले लेंगे, क्योंकि हमको पुराना पैसा ही नहीं मिला। तो वो पेशेंट के लिए तब बहुत मुश्किल समय होता है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि गवर्नमेंट में कुछ चीज़ों के ही लिए इलाज और सर्जरी की चीज़ें हैं, ज़्यादातर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट ज़्यादा है। तो अगर प्राइवेट मना कर देते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन होता है, फिर वो किसी दूसरे प्राइवेट में जाएंगे, तो उनके घर से हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं वो पैसा भी खर्च हो रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका मैं कुछ पुराना 2-3 साल पहले का भी एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। कोविड के टाइम पे इस कार्ड को पूरा ही तरीके से इनवैलिड कर दिया गया था कि अब लेंगे ही नहीं, और उस वक्त लोगों को इतनी जरूरत थी कि भाई पैसा नहीं है लोगों के पास में। आज वैसी परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन ये भी है कि अगर किसी को किसी बीमारी के इलाज के लिए जाना है और उसका 30 से 40 हजार का खर्चा है तो 8 से 10 हजार रुपए पेशेंट से लिया जाता है और उनको बताया जाता है कि भाई आपका बड़ा अमाउंट तो कार्ड से मिल जाएगा, इतना ही पैसा तो खर्चा करना है आप। तो ये सारी जो कमियां हैं ये कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल इधर से भी लेने की कोशिश करते हैं और उधर से भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना होता है हमें टाइम से तो पैसा मिल नहीं रहा है, हम पेशेंट को क्यों भर्ती करेंगे, और हमें जो तुरंत के खर्चे होते हैं उनके लिए तो हमें पैसा चाहिए ही होता है, बाकी हमारी जेब में तो कुछ पैसा नहीं आ रहा है। और इनमें जो पैकेजेस हैं उनका रेट फिक्स है। मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि हार्निया है, हार्निया का ऑपरेशन करना है तो इस पैकेज में हो सकता है 20 या 25 हजार होगा, मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। लेकिन अगर आप इस पैकेज के बाहर जाएंगे, पीएमजेवाई के बाहर जाएंगे, तो उसी के लिए उनके हॉस्पिटल में 50 से 55 हजार का फीस है। तो वो कहते हैं सीधे सीधे हमारा इतना नुकसान है, हम क्यों एडमिट करें, और हमें पैसा भी टाइम से नहीं मिलता है। तो ये जो खामियां है ये एक फायदा तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं नहीं भी फायदा है। पेशेंट बहुत भागना पड़ता है उनको, अगर एक हॉस्पिटल ने उनको रिफ्यूज कर दिया दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, उनके घर से दूरी कितनी ज्यादा है, उनके साथ जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल है, कौन दौड़ेगा कहाँ जाएगा। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। और ऐसे तो ये सब कवरेज है 5 लाख, लेकिन फिर भी उनका पैसा खर्चा हो रहा है, तो वो कहाँ दिख रहा है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपने जो ये उदाहरण दिया जहाँ कोविड के दौरान एक तरीके से नकार दिया गया था इस कार्ड को, या योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा था और लोगों को अपनी जेब से खर्चा करके देना पड़ रहा था, इससे मुझे
जवाबदेही की एक बहुत बड़ी ज़रूरत दिखाई देती है। तो रोज़मर्रा की स्थिति में जवाबदेही और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कैसी स्थिति है? जैसे अगर मरीजों को योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी हो रही है या योजना के अंतर्गत कोई हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ जाएँ तो इलाज ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है या उनसे कहा जा रहा है कि आप पैसा भरिए अपनी जेब से। इस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स अगर रहती हैं, तो मरीज़ इस स्थिति में या मरीज़ का परिवार इस स्थिति में कहीं कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं या कोई प्रणाली है जो उनको इस स्थिति में मदद कर सकती है? या अगर एक बड़े पैमाने पे देखें तो हेल्थ सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता उनकी कैसी स्थिति दिखाई देती है? जवाबदेही की और पारदर्शिता की बात करें तो काफ़ी कमेटीज़ हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं शिकायत के लिए। पीएमजेवाई के लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड व्यक्ति को रखा गया है कि जो भी शिकायतें होंगी आप इनके तक पहुंच सकते हैं, और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। दूसरा ये है कि जब ये सिस्टम तो बना हुआ है, काफ़ी ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी शिकायत के लिए सिस्टम नहीं है। रोगी कल्याण समिति है जहाँ पे आप शिकायतों की बात कर सकते हैं, मरीजों की शिकायत और उस शिकायत निवारण की बात कर सकते हैं, लिखित में शिकायत दे सकते हैं। लेकिन ये शायद सिस्टमेटिक नहीं है जो मुझे दिखता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम शिकायत करें तो कौन सुनेगा मेरी शिकायत, तो हम कर तो दें लेकिन सुनने वाला कौन है, पहुंच रही है मेरी शिकायत या नहीं पहुंच रही वो पता नहीं चलता है लोगों को। या हमने कुछ सुझाव दिया है, शिकायत किया है, हमने कुछ पूछा है, सही व्यक्ति तक पहुंची है, सही विभाग तक गई है या नहीं गई है, हम कैसे उसको देखें? तो वो कोई ट्रैकिंग सिस्टम जैसा नहीं है या कुछ इसका आंसर नहीं पता चलता है। तो ये भी है कि लोग शिकायत अभी करना भी नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कुछ तो होगा नहीं, क्या ही करना। कुछ लोग हैं तो करते हैं, बात करते हैं और उन्हें लगता है कि ये करना चाहिए, फायदा है। हम अपने ग्रुप को भी बताते थे कि अगर आप देखें आपको सर्विस अच्छी मिल रही है लेकिन क्या बाकी सबको सब कुछ बेहतर है, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ पे दवाइयाँ आजकल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे भी सुझाव और शिकायतें भेजी जा सकती है। तो कुछ लोग ये करते हैं, कुछ जागरूकता है या जिनको पता है वो नंबर्स को कैसे यूज करते हैं, ट्रैक कैसे कर सकते हैं। हर व्यक्ति ऑनलाइन प्रोसेस में उतना एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि करे कैसे और होगा क्या सबसे बड़ा एक चैलेंज है। लोग नहीं जान पाते हैं कि मैंने जो बात पहुंचाई है वो उसका क्या हुआ, उसको कुछ सुनवाई हुई है या नहीं हुई है। तो ये दिखता है कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मरीजों की जो बात है वो कहाँ तक पहुंच रही है, इसलिए वो गैप दिखता है। इसीलिए बहुत से लोग शिकायत भी नहीं करते हैं या शिकायत करने से डरते भी होंगे, तो कहीं मैंने शिकायत करी है तो मेरे पेशेंट के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये डर भी हो सकता है लोगों का। गैप है दोनों तरफ से, लोग करना भी नहीं चाहते, इस वजह से डर है, घबराहट है, सोचते हैं मेरा काम तो हो गया, अब क्या करना। और आगे लोग सुन रहे हैं, उस पर कार्रवाई कुछ हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी लोगों को समझ में नहीं आता है या पता नहीं चलता है। इसलिए भी शायद मुझे लगता है ये सिस्टम थोड़ा वीक है, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जबकि हर स्तर पे इसके मैकेनिज्म बने हुए हैं, इसका एक प्लेटफॉर्म इसका बना हुआ है, ब्लॉक पे है, हॉस्पिटल के अंदर है, कोई व्यक्ति है, टोल फ्री नंबर है, शिकायत वाले नंबर हैं, हर तरह की चीजें हैं, लेकिन बेहतर यूज नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो जैसी स्थिति आपने बताई सुनीता, क्या ये समझना ठीक होगा कि एक तरीके से लोगों का जो विश्वास है इन प्रणालियों को लेके, जैसे आपने कहा कि नंबर है, प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, शिकायत अधिकारी नियुक्त करे गए हैं या अलग अलग तरीके से कुछ सिस्टम सेट करे गए हैं शिकायत दर्ज करने के लिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल जो लोगों के अंदर है कि शिकायत दर्ज करके होगा क्या, या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारी परेशानी का कोई हल किया जाएगा कि नहीं। क्या ये एग्जाम्पल के तरीके से देखा जा सकता है कि लोगों का सरकार के प्रति या सिस्टम के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड बन गया है, जहां उन्हें उम्मीद ही नहीं रही है कि कोई हल मिलेगा या नहीं परेशानी का? क्या ये कहना ठीक होगा? दो चीजें हैं इसमें, एक है कि सरकार के ऊपर विश्वास रखना, एक है सिस्टम ऊपर विश्वास रखना। मुझे लगता है कि समुदाय और जनता सरकार पे बिल्कुल भरोसा रखती है, क्योंकि अगर हम कोविड का ही दौर देखें तो जनता ने सरकार के ऊपर काफी भरोसा रखा था और सरकार ने भी बहुत पॉजिटिव कदम भी उठाए थे। एक हमने कोविड के समय काम किया था और हमने देखा था कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिला था कि जब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, गवर्नमेंट को भी अपने सिस्टम में इन चीजों को ले आने में भी थोड़ा समय लग रहा था और लोग पेशेंट्स भी रख रहे थे पहले। और हमने ये देखा कि जब मैटरनल हेल्थ के जो केसेस थे, डिलीवरी वाले जो केसेस थे, उस दरमियान हमने यूपी के 7-8 जिलों में एक छोटी सी स्टडी, एक ऑब्जर्वेशन करने का कोशिश किया था
जो डिलीवरी है वो सेफ डिलीवरी कैसे हो रही है, क्योंकि डिलीवरी के लिए तो आप उनको पॉज नहीं कर सकते हैं कि लेबर पेन आज नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा। हमने ये 48 विलेजेस में किया था, कुछ 7-8 जिलों में 221 डिलीवरीज हुई थी, जिसमें 209 जो थी वो नॉर्मल थी और सब सेंटर पे हुई थी, और दाई ने और जो एनम है, आशा है, इनके सपोर्ट से हुई थी। कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट था, गवर्नमेंट फैसिलिटीज पे ट्रस्ट था, लोग गए वहां पर और पॉसिबल है कि हो सकता है। आज देखें हम उन्हें सब सेंटर पे ये डिलीवरी सेफ डिलीवरी नहीं हो सकती, तो उस दरमियान जब रिसोर्सेस कम थे, वहां तक लोगों की पहुंच मुश्किल थी, जो अधिकारी है उनका पूरा ध्यान इस कोविड को मैनेज करने में और अलग अलग प्रिपरेशन में जुटे हुए थे, और वहां पे ये चीजें कम संसाधनों में भी बेहतर तरीके से हुई थी। तो अगर हम कोशिश करेंगे, चाह लेंगे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। दूसरा है कि सिस्टम की बात हम जब करें तो मुझे लगता है, हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि कुछ सिस्टम में लोगों का अविश्वास हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी ही तरह से लोग सोच के कर लेते हैं, जनता की नहीं सुनी जाती है, या जनता की बात कितना पहुंच रही है उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर वो एक सिस्टम ऐसा बन पाए कि उनको भी पता चले मेरी बात पहुंच रही है, मेरी बात सुनी गई है, जो कमी थी उस कमी को सुनकर उस पर कुछ किया जा रहा है, तो शायद वो सिस्टम पे भरोसा बनने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे वो गैप लगता है कि सिस्टम में शायद इन चीज़ों को थोड़ा और देखने की ज़रूरत है, थोड़ा और बात करने की ज़रूरत है कि समुदाय की और जनता की बात को कैसे उसमें ले जा सकते हैं, तभी उनको लगेगा ना मेरा पार्टिसिपेशन है, मेरी बात भी जा रही है। जो आपने कहा कि इमरजेंसी की सिचुएशन जैसे कि कोविड में ऐसा दिखाई दे रहा था कि कम संसाधनों के साथ भी प्रयास करे जा रहे थे सर्विसेज अच्छी तरह से पहुंचाई जाए लोगों तक उसके, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो वही प्रयास उसी तेजी से या उसी गति से नहीं दिखाई देते। कई जगहों पर कमी दिखाई देती है यहाँ पारदर्शिता की कि ऐसा क्या है जो कुछ समय पहले तक कोशिश करी जा रही थी उसको लेके, और अविश्वास जो सिस्टम में है शायद वो एक बड़ा रीजन हो सकता है इसका। पब्लिक मांग ही नहीं कर पा रही है उन सर्विसेज की उस तरीके से, हालांकि पब्लिक को विश्वास था, सरकार में विश्वास है, लेकिन सिस्टम पे से विश्वास शायद कम होता जा रहा है। इससे जुड़ा एक और सवाल था मेरा सुनीता कि कुछ सालों में यूपी में बाकी के राज्यों की तरह ही निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनका बहुत तेजी से विस्तार होता हुआ देखा गया है। काफी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, तो इस विस्तार के पीछे आपको क्या कारण दिखाई देते हैं, और इन प्राइवेट अस्पतालों में जवाबदेही और पारदर्शिता की कैसी स्थिति मौजूद है अभी, क्योंकि सरकारी प्रणाली एक अलग होगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए शायद प्रणाली कुछ अलग दिखाई देती होगी। हम ये भी जानते हैं कि यूपी में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट था, जो कानून था, और उसके रूल्स पास किए गए थे, तो इस कानून को लागू किया जा रहा है या किस तरीके से लागू किया जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। निजीकरण की बात करें जो पूरे भारत में है, और क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ की बात करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि जनसंख्या के आधार पर देखें, बड़ा राज्य है, उसके आधार पर देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ज़्यादा भी दिखता है कि अभी 5 सालों की बात ना करके हम अगर निजीकरण की बात पिछले 15-18 सालों में करें, 20 सालों में करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, क्योंकि ये रास्ते जब खुलते हैं तो वृहद होते चले जाते हैं। आज तो हमें बड़ा दरवाज़ा दिख रहा है, लेकिन खुला कब से है? कहीं ना कहीं 15-20 साल पहले से, 18 साल पहले से। उसी को हम थोड़ा बड़े रूप में आज देख सकते हैं कि बड़े बड़े हमें हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स हमको भी दिखते हैं, और कुछ स्कीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको और बढ़ा रही हैं। अगर हम पीएमजेवाई को देखते हैं तो पीएमजेवाई के साथ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट हैं, और इसकी अगर हम जवाबदेही और पारदर्शिता की बात करें तो हम और आप दोनों लोग एक साथ में किसी हॉस्पिटल में जाएं तो हर ट्रीटमेंट के लिए आपको अलग अलग फीस शायद पता चलेगी। हमारी मांग रही है कि कुछ चीज़ें फिक्स रहें, रेट लिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमें दिखे, जो कंसल्टेंसी फीस है डॉक्टर की वो सबके लिए एक जैसी हो, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ ना हो। ये ट्रांसपेरेंसी की मांग हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं, और जो अभी भी हमें नहीं दिखती है। जवाबदेही का तो बिल्कुल ऐसा है कि ना के बराबर है। कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप हॉस्पिटल के जो प्रशासन है उनसे तो बात भी नहीं कर पाते हैं, फिर वो कहते हैं आपको जो करना है कर लीजिए, कोर्ट जाना है चले जाइए, कंट्रोल फोरम जाना है चले जाइए, ऐसे ही चीजें हमको सुनने में आती हैं। और कितने लोग कोर्ट जा पाते हैं, कितने लोग कंज्यूमर फोरम जा पाते हैं, कितने लोग इसकी एफआईआर दर्ज करा पाते हैं, अलग अलग बाधाएं होती हैं, और लोग सोचते हैं कि केस करने के बाद कितने सालों तक हम केस करते रहेंगे। तो ये
चीज़ें प्राइवेट अस्पतालों के साथ बहुत ज़्यादा होती है कि सुनवाई कहीं नहीं है, ना के बराबर है। तो हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करें तो 2010 में ये एक्ट बना था और यूपी गवर्नमेंट ने 2012 में इसे अडॉप्ट कर लिया था। 2016 में इसके रूल्स तो बने, लेकिन अभी तक रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। तो ना सेंट्रल से ना स्टेट, सेंट्रल नोटिफाई करेगा तो स्टेट को ऑटोमेटिकली उनको लेना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है कि एक कोशिश चल रही है, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोग और सभी नागर समाज के लोग एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये रूल्स बन गए हैं, इन्हें नोटिफाई किया जाए, जिससे कि जो निजी अस्पतालों के साथ में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात है, इसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जा सके और इसको प्रभावी तरीके से ले आ सके कि जो मरीज हैं उनके लिए कम से कम कुछ चीजें बेहतर सुनिश्चित हो सके। उस पर काफी काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये आज तक अभी नोटिफाई नहीं हुआ। इसलिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहीं ना कहीं एक्ट ही है, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन इसके हम किसी चीज को डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉबी है जो इसको लागू नहीं करने चाहती है और हम चाहते हैं मरीजों के हक में सुरक्षा के दृष्टि से इसको लागू होना चाहिए और इसके रूल्स नोटिफाई होने चाहिए। इसके साथ कई केसेस भी ऐसे हैं जो निजी अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लोगों ने पैरवी करी, लोकल जो संगठन है उनके साथ भी उन्होंने पैरवी करी। एक केस मुझे याद आ रहा है, 3-4 साल पहले का है, आजमगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल का था, जहाँ पे एक्सीडेंट के बाद किसी को भर्ती किया गया और 78-79,000 का कुछ बिल हुआ था और 2,000 रुपये कम हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे और मरीज को बंधक बना लिया था। काफी बातचीत हुई और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ ने बाउंसर बुला के जो पीड़ित परिवार है उनको मारा गया था। कहीं ना कहीं अगर इस तरह के रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, तो ये दोनों पक्षों के लिए बेहतर होता है और ये मारपीट है, वायलेंस है, इसको किसी हद तक रोका जा सकता है, मरीजों के साथ भी और डॉक्टरों के साथ भी। मरीजों की हक की बात कहीं दिखती नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो शायद हम बेहतरी की बात या हम जवाबदेही की बात को सुनिश्चित करने की बात को कोशिश कर सकते हैं। हमारा अनुभव एक ये भी कहता है कि मतलब बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल ऐसे भी हैं जो बहुत पॉजिटिव चीजें भी हमको दिखाते हैं। बातचीत शुरू करी थी तो आपने गैर बराबरी और लिंग भेद की बात करी थी, कास्ट, क्लास। तो जब वहां से मरीजों को भगाया जाता है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वापस उस प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं और उनके समान तरीके से उनका इलाज भी मिलता है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम प्राइवेट में चले जाएंगे तो हमें सम्मान तो मिलेगा, हमें इस तरह का छुआछूत नहीं होगा। छोटा सा ही सही, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज भी हमें दिखता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पारदर्शिता, जवाबदेही और पैसे की बात है तो वो एक बहुत बड़ा बाधा के रूप में भी दिखता है कि पैसा बढ़ता ही जा रहा है, चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। लास्ट में पता चला बिल इतना है, किस किस चीज का बिल है उन्हें मालूम ही नहीं चला कब कौन कौन से बिल ऐड होते चले गए। जी सुनीता, आपने काफी दिलचस्प उदाहरण दिया कि किस तरीके से कानून है पेपर पर, रूल्स है पेपर पर, लेकिन जब तक कानून को लागू करने का ऑर्डर नहीं आता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक जो प्रैक्टिस चल रही है उसको लेके आप किसी तरीके से कंप्लेन रजिस्टर भी करने में सीमित रह जाएंगे, क्योंकि उसको रेगुलेट करने के जो कानून है अभी लागू किए ही नहीं गए हैं। तो मरीज अपना हक मांगने में भी कमजोर हो जाएंगे। जब कोई ऐसे मैकेनिज्म दिखाई नहीं देंगे तो हक मांगने का जो उत्साह आएगा पब्लिक की तरफ से वो भी काफी कमजोर आएगा, क्योंकि उन्हें कोई ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद ही नहीं दिखेगी। जैसा आपने बताया था पीएमजेवाई को लेकर भी या इस भेदभाव से रिलेटेड स्थिति को लेकर भी कि मरीज किसी ना किसी कारण शायद प्राइवेट अस्पतालों की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है उनके साथ वो हो, चाहे वो कुछ योजनाओं के अंतर्गत उन्हें किसी अस्पताल तक की पहुंच मिल गई है जहां उनका इलाज हो सकता है, या फिर वो ह्यूमन रिसोर्स हो कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो उन्हें मजबूरन जाना ही पड़ेगा निजी अस्पताल। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद पेशेंट्स निजी अस्पतालों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपने अनुभव से कुछ अंदाजन बता सके, सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए किस सेवा का ज्यादा चुनाव कर रहे हैं और किस तरफ बर्डन ज्यादा बढ़ता जा रहा है? कहाँ पे बर्डन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं सरकारी सेवाओं पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है उतने कि वो प्राइवेट जगह पे जाके अपना इलाज करा पाएं और उतने पैसे खर्चे कर पाएं। तो बर्डन तो हम देखते हैं सरकारी क्षेत्र में है अभी भी।
जो बड़ी बीमारियां होती हैं या जिनमें आपको लगता है कि ज्यादा पैसे खर्चे होने वाले हैं, उसके लिए अभी भी सरकारी क्षेत्र में ही लोगों को भरोसा है और वहीं पे वो लोग जाना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, उनको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। और मुख्य चीज होती है, एक पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, तो वो पूरी तरीके से वो आश्रित होते हैं कि वो सरकारी क्षेत्र में ही जाएं और अपना इलाज वहाँ पे कराएं। दो तरीके से अगर इसको बर्डन को देखें कि जहाँ पे पैसा ज्यादा खर्चा होना है वो लोग सरकारी में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि बर्डन है तो कुछ लंबी लाइनें होती हैं, किसी किसी टेस्ट के लिए बहुत वेटिंग होती है। अगर इमरजेंसी है तो लोग कहते हैं चलो प्राइवेट ही करा लो, कहीं मर गए तो क्या होगा, उस वजह से लोग प्राइवेट में बाद में शिफ्ट होते हैं। तो मेरा अनुभव कहता है कि अभी भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बर्डन है, लोड है ज्यादा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में बर्डन और लोड तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि उसी एक ही मरीज से इतना पैसा ले लेते हैं, तो बर्डन और लोड की जरूरत शायद उनको उतनी नहीं होती है। लेकिन छोटे क्लिनिक्स में कभी कभी आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि छोटी बीमारियों के लिए लोग सोचते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए तो प्राइवेट में चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पैसे ज्यादा लगने वाले हैं वहाँ पे प्रेफरेंस अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए है, और वहीं पे लोगों का ट्रस्ट है। जी बिल्कुल, विश्वास एक बड़ा मापदंड है जिसके आधार पर लोग चुनाव करते हैं कि उन्हें अपना इलाज कहाँ करवाना है। और सरकारी अस्पतालों में उनका विश्वास है अभी काफी हद तक। और आर्थिक स्थिति भी काफी मायने रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आपको एक मोटी रकम देनी पड़ती है। अगर हम कुछ सकारात्मक कदमों की बात करें, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में सिविल सोसाइटी द्वारा या नगर निगम के स्तर पर या समुदायों द्वारा कुछ ऐसे कदम दिखाई दिए हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ बेहतरी लाई गई हो? ऐसी कोई कदम दिखाई दिए हैं जिनका हम दोहरा सकते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, या जिनसे कोई सीख ली जा सकती है? मुझे लगता है कि जो सिविल सोसाइटी का एक अच्छा उदाहरण और उसकी जो एक सीख है कि सिविल सोसाइटी के अलग अलग नेटवर्क और अलग अलग लोग एक साथ मिलकर के आते हैं, तो एक बड़ा ग्रुप दिखता है। जब उसकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या कोई सुझाव या कुछ जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो एक लोग देखना भी चाहते हैं बड़े ग्रुप से आया हुआ है, इस पे बात करने की जरूरत है। नेटवर्क को स्ट्रेंथ करना बहुत जरूरी होगा, और ये किया भी गया है। जब लगा कि ये पॉलिसी इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, तो एक दबाव ग्रुप के रूप में भी काम किया, दबाव समूह के रूप में, जिससे कि कुछ गवर्नमेंट ने भी उसको देखा और सुना और उसमें कुछ बदलाव किए गए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी आने का बात हुआ था, और उसका शायद एक लॉ भी बना है, तो उस पर काफी चर्चा हुई थी। ये कोविड का ही समय चल रहा था, 2 बच्चों आधारित नीति, तो जिसमें सरकारी योजनाओं का उनके लाभ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं लिए जाएंगे, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कर सकेंगे, किसी सरकारी नौकरी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह की चीजें शामिल थी, और अचानक से ये पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था बिल का। तो ये बात शुरू हुई कि क्योंकि हम जानते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं बहुत लोगों के पास में, इसको अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें पूरा 5 साल पहले 10 साल पहले से कुछ प्लानिंग करने की जरूरत होगी। कुछ एक्सपर्ट लोग थे जो इस पे काम कर चुके हैं, कई सारे नागा समाज के लोगों ने मिलकर इसमें बात किया, इस पे बहस हुई, कई लोगों ने अपने सुझाव भेजे गवर्नमेंट को, और रिक्वेस्ट किया गया था कि इसे लागू ना किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब पॉजिटिव चीजों को लेकर के लोग एक साथ आए, क्योंकि हम सबका एम था कि हमें ये करना है, तो उस सोच के आधार पे हम जब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो सामने भी जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं वो भी हमारी बात सुनेंगे, और उस पर वो कुछ ना कुछ जरूर काम होगा और कुछ पॉजिटिव चीज निकल के आएगी। सुना होगा कि जब पहले नसबंदी कैंप्स होते थे, और नसबंदी कैंप्स के दौरान पिछले 10 सालों में काफी काम हुआ, 10-12 सालों में जजमेंट आया था 2004-5 में, जिसे रमाकांत राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें था कि नसबंदी से पहले कुछ प्रिंटेड चीजें हैं, था कि अगर नसबंदी फेल होती है तो इतना कंपनसेशन मिलेगा, नसबंदी के बाद मृत्यु हो जाती है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो क्या क्या होगा, ये सारा चीजें प्रिंटेड फॉर्म में था और वो मरीज को बताया जाएगा। तो एक ये घटना थी, जिसके बाद ये पूरा देश का एक जो है गाइडलाइन और पूरा प्रोग्राम उसमें बदलाव हुआ। और दूसरा एक केस था जो बिहार के अररिया जिले में हुआ था, जिस पर भी एक PIL डाली गई थी, उसके बाद भी एक जजमेंट आया था देविका विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके। तो ये सारे जो केसेस कोर्ट में गए हैं और उनके बाद एक पॉजिटिव आदेश निकाला गया है कि नसबंदी कैंप या नसबंदी के समय जो मानक आधार पर जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। एक डॉक्टर कितने नसबंदी कर सकता है एक दिन में, नसबंदी के समय क्या क्या चीजें
मौजूद होनी चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, ये सारी चीजें। फिर ये भी आया आदेश कि नसबंदी कैंप को बंद करना चाहिए। अब स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखना चाहिए कि हर पीएचसी या सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये ना हो कि अब 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कैंप लगाएंगे। जिसको जब जरूरत है तो जाके वो सर्विस ले सकता है। कैंप के लिए उनको वेट करने का जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने सभी राज्यों को 2 से 3 साल तक का समय दिया था कि वो अपने राज्य में इन चीजों की व्यवस्था कर ले। तो ये चीजें हुई थी और ये काफी पॉजिटिव एक्शन था। इसका असर भी हमारे हेल्थ सिस्टम में दिखता भी है। कहीं कहीं पे काफी बेहतर स्थितियां भी हुई हैं इसके बाद। इसी तरह से एक और है निजीकरण। कई राज्यों में हुआ होगा, यूपी में जब शुरुआत हुई थी 2011-12 में, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को भी काफी निजीकरण की तरफ ले जाने की ही बात कही गई थी। और एक सर्कुलर भी निकला था कि जिला अस्पताल है या कुछ बड़े अस्पतालों को निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। तो उसी के लेकर क्विक रिएक्शन हुआ था और कई नेटवर्क ने मिलकर निजीकरण विरोधी मंच नाम से एक ग्रुप बनाया था। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं और जो सर्विस लेने वाले लोग भी, वो भी इस मंच के साथ में जुड़े थे, क्योंकि स्वास्थ्य जो मुद्दा है वो सिर्फ स्वास्थ्य में काम करने वाले लोगों का ही नहीं है, सबका ही मुद्दा है, सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बहुत सारे लोग साथ में आए थे और ये तुरंत ही एक रिएक्शन के रूप में इस पे बातचीत शुरू हुई थी। जगह जगह सभा करी, बातचीत करी, गवर्नमेंट को उन्होंने अपने आपत्तियां भेजी और इसके बाद ये असर हुआ कि इसको वापस ले लिया गया था। इस पे कार्रवाई कुछ भी नहीं की हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर अप्रोच करी जाती है, और ये अच्छे उदाहरण है भी, लोग एक साथ आए और फिर पॉजिटिव वे में चीजों को लेकर के जाएं। काफी जो सकारात्मक उदाहरण आपने दिए, कॉमन चीज दिखी इन तीनों उदाहरणों में। कई सारे सिविल सोसाइटी और समुदायों से निकल के लोग एक साथ आए और मांगे रखी सरकार के सामने। सेम मुद्दों पर बात हुई जहाँ पे एक साथ कुछ दबाव बन के उसमें कुछ चेंज दिखाई दिया। तो शायद संगठन का साथ में आना या लोगों का साथ में आना अलग अलग फील्ड से एक बहुत ही जरूरी चीज दिखाई देता है जमीनी स्तर पे चीजों की मांग रखने के लिए। हमारी इस बातचीत का अंत करते हुए सुनीता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके अनुभव के आधार पर, अगर आपको उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में बेहतरी देखने के लिए कुछ 2 या 3 सुझाव देने हो राज्य के स्तर पर, तो वो क्या होंगे? एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन और लीडरशिप है वो इसके साथ बहुत कनेक्ट करती है। हम हर चीज में देखते हैं कि अगर उनकी प्रतिभागिता नहीं है, उनकी लीडरशिप नहीं है, तो वो इसे अपना मानने की कोशिश करेंगे, तभी वो और बेहतर होगा। क्योंकि समुदाय से ही चीज निकल के डिमांड या नीड या उनका ओनरशिप दिखेगा या उनकी लीडरशिप दिखेगी, तो शायद ये और बेहतर हेल्थ सिस्टम सर्विसेज को और बेहतर हम कर सकते हैं। दूसरा, मुझे एक चीज लगता है कि जब हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो रूल्स बन गए हैं बट नोटिफाई नहीं हुए। ये जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि अगर हम जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, बहुत जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, पता ही नहीं होता है कि कौन से अस्पताल में कितना होगा, फीस कितनी है, और वो बढ़ती ही जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल कर्जा लेते हैं लोग इलाज कराने के लिए और वो गरीबी रेखा में चले जाते हैं। ये जो डेटा कहते हैं, तो इस पे एक लगाम लगाने के लिए अगर हम बात करें तो सीए के रूल्स का नोटिफाई होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो फोरम है एक वो स्ट्रांग होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर, जिससे कि टाइमली चीजें निकले और जो है हम सही जगह तक पहुंचा पाए। क्योंकि इसके उदाहरण भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा VHSD, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन डे, वो एवरी मंथ हर विलेज में होता है। तो इसके साथ में हम लोगों ने, हमारे नेटवर्क से जुड़े लोगों ने बहुत काम किया है कि अगर हम रेगुलरली किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए काम करते हैं तो वो बेहतर होता है। और इसके साथ हमने बहुत बेहतर तरीके से देखा है। इसकी एक गाइडलाइन निकाली गई और कैसे इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रखा गया, कैसे उनकी ओनरशिप दिखाई गई, तो हम उस चीज को बेहतर बना पाए। तो बाकी चीजों में भी हम कर सकते हैं और मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का फोरम होने से, उनका पार्टिसिपेशन होने से ये हो सकता है बेहतर। क्योंकि हमने रिसोर्सेस की बात करी थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार बजट कम हो रहा है, तो अगर हम सिस्टम और रिसोर्सेस की बात करते हैं तो हमें रिसोर्सेस की, पैसों की बहुत जरूरत होती है। अगर हम ये कम करते रहेंगे तो शायद हम अच्छा सिस्टम और अच्छी सर्विसेज, सेवाओं नहीं दे पाएंगे। तो उसमें एक अप्रोप्रिएट बढ़ोतरी हमेशा होती रहे, जिससे कि जो हम चाहते हैं, जो सरकार चाहती है कि स्वस्थ समाज रहे और हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए, वो हो सकता है।
तो उस पे भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। जी सुनीता, आपने जो कुछ मुद्दे उठाए, एक तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, पब्लिक की तरफ से कुछ चीज़ों की डिमांड बनना, दूसरा एक कानून को सशक्त बनाना, कानून को लागू करने की स्थिति में लेके आना, और तीसरा नियमित रूप से कुछ फोरम्स इस तरीके के होना जहाँ कुछ बुनियादी मुद्दों को लेके काम हो सकता है। तीनों ही काफ़ी सकारात्मक चेंज ला सकते हैं राज्य के स्तर पे। और बिल्कुल हेल्थ बजट की सही मात्रा में मौजूदगी होना भी एक बहुत बुनियादी रोल निभाएगा। मैं आशा करती हूँ कि यूपी में इन चीज़ों को लेके तेजी से काम हो, जिससे हमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में कुछ बेहतरी देखने को मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए सुनीता। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका, मुझे ये मौका देने के लिए और मेरे बात को सुनने के लिए। स्टेटस ऑफ स्टेट्स के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसी ही और बातचीत के लिए बनी रहिए हमारे साथ। मैं अदिति आपसे विदा लेती हूँ।